गुड इवनिंग नहीं, गुड आफ्टरनून और मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। यूएसडीटी 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 कहाँ से हो आप? पुणे पुणे में तो देखना पड़ेगा। पुणे का अभी फिलहाल के लिए यूएसडीटी सभी लोग जमा करके रख रहे हैं, पता नहीं क्यों। ओके, ठीक है देखते हैं। कुछ हुआ हुआ तो बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही फिर हवा में बात। अच्छा, ये ऑफ था। सो गुड आफ्टरनून गाइस। तो आप लोग कहाँ से हो मुझे बताइए। तब तक के लिए मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है वैभव तड़वी। मैं पिछले 4 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ। फॉरेक्स नहीं, पिछले 3 सालों से फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं। और उसके पहले मैंने इंडियन मार्केट में लॉस किया है, क्रिप्टो में लॉस किया है, बस। उसके बाद बोला नहीं, खत्म। कुछ ऐसा ढूंढते हैं जिसमें अपने को आराम से सीखने को और समझने को मिलेगा। वो फॉरेक्स था। क्योंकि करेंसी है, करेंसी में क्या ही तुम ज्यादा करने वाले हो। बस करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है। और फिर मैं और अतुल सर पुणे में मिले थे। हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहे थे तभी। अगर जो भी पुणे से उनको यूनिक एकेडमी पता है तो वहाँ। फिर हमने स्ट्रेटेजी पे काम किया। फिर आपको तो पता ही है टॉप जी की हिस्ट्री बाद में। ओके। पुणे, करवे नगर, करवे नगर। अच्छा। उधर तो मैं मेस मेस में जाता था डब्बा खाने के लिए। हाँ, और मैं कल्याण से हूँ, मुंबई। मुंबई में नहीं आता वैसे कल्याण, ठाणे में आता है। ओके, लेट्स गो लेट्स गो। ओके, कल्याण से एक और हर्षल। अच्छा, प्रिपरेशन चलो बढ़िया यार। मैं तो करने गया था वो ट्रेडिंग करने को। मेरा मन हुआ, मैं बोला नहीं करूंगा मैं ये सब। मेलबर्न, ओके, गुजरात। चलो बढ़िया है। मतलब आधी पार्टी यहाँ मुंबई से दिखाई दे रही है मुझे, मुंबई साइड से ही। इस्तानबुल, अरे इस्तानबुल से भी है, वाह। या यूपी, लोनावड़ा। चलो गाइज, आप लोग डायरेक्टली फॉरेक्स में आए हो या किसी और मार्केट से शिफ्ट हुए, वो भी बताओ मुझे। और एक्सपीरियंस भी बताना। ओके, डायरेक्ट। चलो बढ़िया है। जो भी डायरेक्ट या जीरो से स्टार्ट कर रहा है ना, बेस्ट है गाइज, बेस्ट।
क्योंकि आप लोग कुछ भी नॉनसेंस नहीं सीखने वाले हो, कुछ भी कचरा नहीं सीखोगे। ठीक है, जैसे हमने सीखा था, फिर हमने फिल्टर आउट करी चीजें कि क्या ट्रेडिंग में एक्चुअल में काम करता है। तो देखो, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें सीखने के बाद एक समझ में आया कि जितना आप सिंपल रख सकते हो ट्रेडिंग को, वो उतना आपके लिए बेटर काम करेगी। ओके। हाँ, अभी देखो इंडिया का भी मार्केट खाने वाला है क्रिप्टो और फॉरेक्स, तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइस। और आज बेसिक्स ही सीखने वाले हम। मेन स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है कल से स्टार्ट होगा, कल से यानी कि जो थर्ड सेशन होगा वहां से। तो लेट्स सी क्या चल रहा है और क्या नहीं। तो आज का जो एजेंडा है सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। और उसके पहले मैं कुछ बता देता हूँ रूल्स। रूल्स मतलब नहीं एज सच कुछ, बट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तब तक के लिए आपका चैट ऑफ रहेगा। देन एक कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद चैट ऑन करूंगा, आपको पूछूंगा क्लियर है, अगर क्लियर है तो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, नहीं क्लियर तो डाउट सॉल्व करके नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, सो अभी मैं चैट ऑफ कर रहा हूँ। तो गाइज आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एनालिसिस। टाइप्स ऑफ एनालिसिस में हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जो आपका चार्ट का पार्ट होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हम फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स मतलब न्यूज ट्रेडिंग। ठीक है, ये बस दो ही आपके काम के आने वाले हैं, बाकी कुछ भी हमारे काम का नहीं है। एक और एनालिसिस होता है, वो है, एनालिसिस नहीं बोलूंगा, एक सेंटिमेंट एनालिसिस करके भी होता है। तो इन तीनों में हमारे काम का कौन सा है? तो हमारे काम का सिर्फ टेक्निकल है एंड फंडामेंटल है। सेंटिमेंट एनालिसिस हम करते भी नहीं है। सेंटिमेंट मतलब क्या होता है कि भाई मुझे लग रहा है आज गोल्ड सेल होगा। तो जो लग रहा है ट्रेडिंग होती है गाइस, उसमें बहुत से लोग लॉस कर देते हैं। ठीक है, कुछ कुछ तुक्के से बना भी लेते हैं, तो वो बिगनर्स लक होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लॉन्ग रन में आपको टेक्निकल और फंडामेंटली काम में आएगा। सो टेक्निकल होता है आपका चार्ट का पार्ट पूरा, जो भी आप चार्ट पैटर्न्स, कैंडल स्टिक, इसमें बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि वॉल्यूम आता है, देन इंडिकेटर्स आते हैं, और क्या आ सकता है इसमें, और स्टैटिस्टिकल डेटा आता है। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा वो ज्यादा इकोनॉमिक पार्ट में चला जाता है, तो वो भी हम फिल्टर आउट करेंगे। देन इसके बाद आता है आपका फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स मतलब होता है आपका न्यूज से रिलेटेड। ठीक है, न्यूज जैसे कि वॉर सिचुएशन आ गई, अगर समझ लो कि यूएस डॉलर है, ठीक है, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पेयर कौन सा है? यूएस डॉलर है। ठीक है, एंड सबसे ज्यादा यही ट्रेड होता है, तो ये हमारा मेजर पेयर है, जो आपने प्रीवियस सेशन में देखा ही होगा। ठीक है, मेजर पेयर है। अब डॉलर किसको रिप्रेजेंट करता है? यूएसए को। ठीक है, यूएसए एज अ कंट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, मतलब वहां पर बेरोजगारी ज्यादा है या इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं, ये सारी जो चीजें हैं न्यूज ट्रेडिंग में आती है। ठीक है, अब इसको मैं कंपेयर करूं अगर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से, तो देखो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आपको पता नहीं होता, या शेयर मार्केट में एक शेयर जो होता है वो एक कंपनी का होता है। ठीक है, और कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, अंदर की बातें, इनसाइड ट्रेडिंग, ये सारी चीजें हमें तो पता नहीं होती। और जो हमें न्यूज आती है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है कंपनी में, क्या ये 100% रियल या ऑथेंटिक है, ये भी नहीं पता होता। तो करेंसी का ऐसा कुछ भी नहीं है, देश का हालात से ही हमें पता चल जाता है कि फंडामेंटल्स क्या होने वाले। ठीक है, सो फंडामेंटल्स हमें ज्यादा डीप में नहीं घुसना है, जस्ट आपको न्यूज कैसे रीड करनी है ये भी समझ में आ गया तो इनफ है। ठीक है, सेंटीमेंट तो वही जो लग रहा है ट्रेडिंग। देन इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है कैंडल स्टिक। ठीक है, कैंडल स्टिक में हम बेसिक्स देखेंगे सबसे पहले।
देन उसके बाद ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, फिर कंफर्मेशन कैंडल के बारे में देखेंगे, जो एक एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। मतलब ऐसा है कि किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे या बाय जोन या सेल जोन पे कौन सी कैंडल बनने के बाद आपको एंटर करना चाहिए या ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए, वो मैं बताऊंगा, जो स्पेसिफिकली मेरे लिए काम करता है। ठीक है, सो कैंडल स्टिक के ऊपर मैं आपको एक बुक भी अपलोड कर दूंगा जैसे ही सेशन खत्म होगा। बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक करके नाम है। उसमें देखो, कैंडल स्टिक से रिलेटेड गाइस, ठीक है, जितना भी आपको डाउट है कि ओपन क्लोज, बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, ऐसी कैंडल बनने के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका 70 to 80% डाउट यही क्लियर हो जाएगा। सो मेक श्योर थर्ड सेशन के पहले आप ये बुक गो थ्रू कर लेना। देन इसके बाद हम देखेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मतलब कैपिटल पे हमें कितना रिस्क लेना चाहिए, कितना लॉट साइज लेना चाहिए, ट्रेड के हिसाब से कितना रिस्क करना चाहिए, स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर ट्रेड का स्टॉप लॉस अलग निकल कर आता है। क्योंकि हर ट्रेड में अब एग्जैक्टली आप बता तो नहीं सकते ना कि भाई 20 पॉइंट का ESL रहेगा या 20 पिप का, 25 पिप का। वो ट्रेड टू ट्रेड चेंज होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था, एक छोटा सा स्कैल्प है, लेट्स सी। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, ये एक एरिया है हमारा। ठीक है, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का एरिया है। अब ये मेरा सेलिंग एरिया है, जो येलो जोन है। अब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है, ऑब्वियस सी बात है कि सेल करूंगा तो एक रेड कैंडल का कंफर्मेशन चाहिए, जो यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर एंट्री, और जस्ट इस हाई के ऊपर है सेल। अब ये इतना भी हो सकता है, इतना भी हो सकता है, बट सेफर साइड के लिए मैंने इतना कर दिया है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस आपका हर ट्रेड में अलग अलग ही रहेगा। ठीक है गाइस, तो करते हैं स्टार्ट सबसे पहले टॉपिक से, वो है टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस जो हमारा होता है, वो प्रीवियस डेटा या जो हिस्टोरिकल डेटा है आपका, उसे हम स्टडी करके नेक्स्ट फ्यूचर जोन्स में अगर प्राइस कैसे कंफर्मेशन देता है या रिएक्शन देगा, बाइंग का रिएक्शन देगा या सेलिंग का रिएक्शन देगा, उस बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं, एक एजुकेटेड गेस लेते हैं। अब आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज ये एक जोन है। ठीक है, ये एक जोन है, ये $10 का एक जोन है, और एक $5 का जोन है। अब यहाँ पर मार्केट प्राइस कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन प्रिंट हुआ है। ठीक है, और आपकी जो करंट मार्केट प्राइस है वो यहाँ पर है, मतलब 6 से 8 रुपए के बीच में। तो $5 पर अगर मैं देखता हूँ, $5 पर, अब यहाँ पर ये जो इतना पार्ट है, ये हमारा हिस्टोरिकल डेटा हो गया या पास्ट डेटा हो गया। अब इसे हम स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो मुझे एक चीज पता चलती है कि जब भी मार्केट $10 के जोन पर आता है तो मुझे सेलिंग देखने को मिल रही है, और जब भी मार्केट $5 के जोन पर आता है तो मुझे बाइंग देखने को मिल रही है। राइट, ये दो चीजें मुझे पता चल गई, बाय कब करना है और सेल कब करना है। $6 से $8 के बीच में मुझे एक और चीज पता चलती है कि यहाँ पर भाई मुझे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रेंज कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब ना ढंग से मार्केट ऊपर जा रहा है, ना ढंग से मार्केट नीचे आ रहा है। तो ये जोन मुझे अवॉइड करना है, ये वाला, राइट, बीच वाला। अब तीन चीजें पता चल गई, सेल कहाँ करना है, बाय कहाँ करना है, और कौन से रेंज को अवॉइड करना है। ठीक है, ये हमारे पास डेटा आ गया। अब इस डेटा पर हम जोन्स निकालेंगे, लेवल्स निकालेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पर $5 पर प्राइस आती है, और यहाँ पर आपको एक बाइंग का रिएक्शन या कंफर्मेशन देखने मिलता है, तो यहाँ से आप बाय करो। जब भी यहाँ पर मार्केट आएगा, यहाँ से सेल करो। ठीक है, सो गाइज यही होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस। रिपीट कर देता हूँ दोबारा, प्रीवियस डेटा को स्टडी करके, ये प्रीवियस डेटा, हम कुछ लेवल्स निकालते हैं बाय और सेल के, और जब मार्केट वहां पर आता है, कुछ कंफर्मेशन देता है, हमें रिएक्शन देता है बाइंग या सेलिंग की, उस बेसिस पर हम ट्रेड लेते हैं।
ठीक है, टेक्निकल्स में बहुत सी चीजें आ जाती है, जैसे कि इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स हमारे काम के नहीं है, ठीक है, हम इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करते। देन इसके बाद आ जाता है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस भी ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन करते हो, ठीक है, या आप अगर ट्रेडिंग व्यू में भी देख रहे हो, अब ये ओवांडा ब्रोकर का चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पर एक सेकंड आपको मैं दिखा देता हूँ। ये हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये देखो गाइस, अब ये जो बड़ा बड़ा कैंडल या लंबी लंबी कैंडल आपको दिखाई दे रही है, ये जो वॉल्यूम की कैंडल होती है, ठीक है। अब वॉल्यूम कौन से बेसिस पर हमें दिखाया जाता है कि टिक वॉल्यूम। आपने बहुत जगह पर सुना भी होगा, टिक वॉल्यूम करके होता है। इसका मतलब ये है कि ये सारे लगे हुए पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स का हमें कभी भी डेटा नहीं मिलेगा, ठीक है, जब तक आप हेज फंड वगैरह में काम नहीं करते। ये सिर्फ हवे वाला वॉल्यूम होता है कि भाई इतना इतना वॉल्यूम लगा है, इसमें से कितना एग्जीक्यूट हुआ है, इतना हुआ रहेगा या इतना हुआ रहेगा, ये किसी को नहीं पता जब तक आपका कोई ब्रोकर हाउस या आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करते, ठीक है। सो ये हो गया वॉल्यूम के लिए। अगर मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊं, तो वॉल्यूम भी आपका एक इंडिकेटर ही है, ऐसा आप समझ सकते हो। इंडिकेटर्स को बोला जाता है लैगिंग इंडिकेटर्स, ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर्स। अब इसके पीछे भी एक रीजन है। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूं। लेट्स सपोज आपने कोई भी एक इंडिकेटर लगा, ठीक है, इस करंट मार्केट प्राइस पर या यहां पर। अब समझ लो ये एक $10 का जोन है, ये एक $5 का जोन है, और ये एक $1 का जोन है। तो जब मार्केट $5 पर था, तब मुझे इंडिकेटर ने इंडिकेशन देना चाहिए था कि भाई मैं यहाँ पर बाय करूं या सेल करूं। अब $5 से मार्केट यहां तक नीचे आ जाता है, तब जाकर आपको इंडिकेटर इंडिकेशन देता है कि हाँ भाई अभी कर दो सेल। अब इतना जो डिस्टेंस था, ठीक है, इतना डिस्टेंस का तो मैं स्टॉप लॉस नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले चीज, 100 या 15 पिप का, 15 नहीं 150 पिप का मैं अगर स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, तो मैं बेवकूफी कर रहा हूँ। अगर वही सेम चीज मुझे इस पॉइंट पर पता चल जाती या इस पॉइंट पर भी पता चल जाती, तो मैं उसे अफोर्ड कर सकता था और यहाँ से एक ट्रेड ले सकता था, ठीक है। सो एक बड़ा मूव आने के बाद, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के बाद आपको इंडिकेटर बताए कि इंडिकेशन बाय करना है या सेल करना है, ठीक है। सो बहुत से लोग बोलते हैं भाई ये में लगाओ, एक 13 वाला और एक 9 वाला। फिर 13 वाले ने 9 को नीचे काटा तो भाई सेल करो, और 9 ने 13 वाला को ऊपर काटा तो भाई बाय कर लो। देखो गाइस, अगर ये ऐसा होता ना, तो जब मैं सीखा था ना 4 साल पहले, तो दूसरे महीने या तीसरे महीने में मैं प्रॉफिटेबल बन जाता, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इस पे आप कुछ करना भी मत, ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल डेटा होता है, एक और चीज आती है, जस्ट ये आपके फैक्ट्स के लिए मैं बता रहा हूँ। अब स्टैटिस्टिकल डेटा अगर मैं आपको बोलूँ, तो एक टाइम पीरियड में होने वाली जो चीज है, ठीक है, मतलब एक साल में वो हर बार होती है, या 6 महीने में हर बार होती है, या एक महीने में हर बार होती है। अब ये टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है। अब जैसे कि होली है, हर एक साल में आती है, तो ये ऐसे होता है। अगर आपको एग्जांपल दूं, तो इलेक्शंस हो गए। इलेक्शन के टाइम क्या होता है, जो पेट्रोल है या ऑयल है उसके प्राइस नीचे आते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है या लाइट है उसके भी प्राइस नीचे आ जाते हैं। अब इंडिया में ये क्यों आते हैं और क्यों नहीं, ये बताने की तो मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। सो इलेक्शंस हर 4 से 5 साल में आता है, और जो हमने 20 से 25 साल का डेटा को बैक टेस्ट किया हुआ है, उसमें हमने देखा है कि सितंबर महीने के बाद, ठीक है, जैसे ही सितंबर महीना खत्म होता है या उसके बाद वाला जो अक्टूबर है स्टार्ट होता है, तो गोल्ड के जो प्राइजेस है वो ना एकदम एकदम नहीं, मतलब बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं,
ठीक है, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको एग्जांपल दूं, तो सितंबर महीने के बाद हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। ठीक है, सो लोग भी प्रेफर करते हैं कि मैं गोल्ड खरीदूंगा, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। भले ही हमारे इंडिया के पास इतना रिजर्व नहीं है गोल्ड का कि वो गोल्ड के प्राइस को मैनिपुलेट कर पाए, बट स्टिल। ठीक है, सो ये था आपका ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस। इसमें हमारे काम का क्या है, इतनी सारी चीजें तो मैंने बता दी। तो सिर्फ टेक्निकल्स में आपको जो सिखाया जाएगा, स्ट्रक्चर मार्किंग, ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग, ये फंडामेंटल्स में न्यूज वो कैसे रीड करते हैं उसके बारे में। ठीक है, ये हो गया टेक्निकल्स का। देन इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल्स। सो गाइज, आपका फंडामेंटल्स का एक डेडिकेटेड सेशन भी होगा, लास्ट सेशन होगा। मतलब अभी फंडामेंटल सिखा के मतलब नहीं है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी ही नहीं आती है। ठीक है, सो लास्ट में इसका एक लेक्चर रखा है पूरी स्ट्रैटेजी खत्म होने के बाद। ठीक है, सो एक गो थ्रू दे देता हूं मैं फंडामेंटल्स का। फंडामेंटल्स होता है न्यूज ट्रेडिंग। जैसे डॉलर मैंने कहा कि यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यूएसए कैसे परफॉर्म कर रहा है ये अफेक्ट करेगा डॉलर को। अगर यूएसए में अच्छा पैसा बन रहा है, इकोनॉमी अच्छी है, स्टेबलाइज करेंसी है, ठीक है, लोगों के पास जॉब है, तो डॉलर का जो रेट है बढ़ेगा। ठीक है, अगर नहीं है कुछ भी, इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो रखे, बेरोजगारी है, लोग अच्छे से पैसा नहीं कमा पा रहे, पर कैपिटा इनकम कम है, तो ये सारी चीजें अगर है तो जो डॉलर का रेट है वो गिरेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत से नहीं, कौन सी कंट्री है जिसका सबसे कम है रेट, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अगर किसी को पता है तो बता देना चैट में। सो 3 से 4 मेजर न्यूज होने वाली है आपकी, जो हर महीने के स्टार्टिंग में आती है, फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में ही। सबसे पहली मेजर न्यूज होती है एफओएमसी। ठीक है, एफओएमसी कौन सी न्यूज है? इंटरेस्ट रेट की न्यूज है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की ये न्यूज रहेगी। अब किसी भी देश को ले लो, अगर वहां पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो वो करेंसी के लिए खराब है। ठीक है, करेंसी के लिए खराब है। अगर किसी देश में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो करेंसी के लिए अच्छा है। अब वहां की जो गवर्नमेंट है कम ज्यादा करती रहती है, क्योंकि स्टेबल भी करना पड़ता है करेंसी को, नहीं तो बहुत सारे लोगों के पास पैसा आ गया और पैसा खर्ची कर रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट ले रहे, लोन ले रहे, तो इसके लिए सरकार क्या करता है ना, स्टेबलाइज करने के लिए थोड़ा सा रेट बढ़ा देता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, लेट्स सपोज आप बैंक में चले जाते हो। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है। आप बैंक में चले जाते हो और इंटरेस्ट रेट उस कंट्री का बढ़ा है, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज 20% है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा है बैंक के हिसाब से, ये लोन के हिसाब से ठीक है। 20% है। अगर आप लोन लेते हो बैंक से 1 लाख रुपए का, तो प्रिंसिपल अमाउंट पे 1 साल के बाद आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना है? 20%, जो होता है 20,000 रुपीज। ठीक है, तो 1,20,000 को बैंक को दोबारा देना है, वापस करना है, प्लस 20,000 एक्स्ट्रा अपनी जेब में से। ठीक है, तो भाई कोई भी इतना इंटरेस्ट रेट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो क्रेडिट लेना कम हो जाएगा। सेम चीज अगर मान लो 5% इंटरेस्ट रेट है, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत से लोग लोन लेंगे। चलो 1 लाख रुपए का मैंने लोन लिया, तो फाइनेंशियल ईयर के बाद मुझे सिर्फ 5,000 देना है, तो बहुत से लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये ऐसे चल रहा होता है। ठीक है, सो कोई भी देश का करेंसी हो, उसका अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो वो देश के लिए अच्छी न्यूज नहीं है, और इंटरेस्ट रेट कम है तो देश के लिए अच्छी न्यूज है। ठीक है, बस आपको इतना ही पता होना चाहिए एफओएमसी में। ठीक है, चलो। देन इसके बाद आता है आपका एनएफपी। ठीक है, एनएफपी कौन सी न्यूज है? नॉन फार्म पेरोल। ठीक है, अभी आई थी पिछले हफ्ते। ठीक है, नॉन फार्म पेरोल। अब ये कौन सा डेटा है? जो भी गाइस फार्मिंग सेक्टर है, ठीक है, फार्मिंग सेक्टर को हटाकर जितने भी देश में सेक्टर्स है, जैसे कि आईटी ले लो, फार्मा हो गया, हेल्थ हो गया,
और अभी तो एआई एआई तो नहीं बोलूंगा मैं, बट जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो अगर वहां पर जॉब्स लोगों को मिल रहे हैं या जॉब वैकेंसी है कि नहीं, इस पे ये डेटा आ रहा होता है। ये हर महीने आता है। मतलब अभी ऐसे समझ लो हेल्थ सेक्टर में लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो ये जो एनएफपी डेटा है डॉलर के लिए खराब आएगा, ठीक है। अगर लोगों के पास जॉब है, मतलब ऐसा समझो फार्मिंग सेक्टर को हटाकर दूसरे सेक्टर में लोगों को जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही, बस ये इसका डेटा है। मतलब बेरोजगारी बढ़ रही है या कम हो रही है, ठीक है, ये एनएफपी का डेटा होता है। रिपीट कर देता हूँ, नॉन फार्म पेरोल, फार्मिंग सेक्टर को हटाकर जो भी दूसरे सेक्टर्स है वहां पर लोगों को जॉब मिलती है या नहीं मिलती, ये इसका डेटा है। अगर जॉब मिल रही है तो देश के लिए अच्छा है, करेंसी के लिए अच्छा है। अगर जॉब नहीं मिल रही, करेंसी के लिए बुरा है, ठीक है। देन इसके बाद आ जाता है आपका सीपीआई। सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। अब कंज्यूमर से तो हमें पता चलेगा कि एज ए सिटीजन हम कंज्यूमर है, राइट। तो जो आपकी डेली नेसेसिटी की चीज है या जो आप रोजमर्रा की चीजें यूज करते हो, जैसे आपका हो गया ऑयल हो गया या पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, पानी हो गया, ग्रोसरीज हो गई, यूटिलिटीज हो गई, ठीक है, राशन वगैरह भी आप बोल सकते हो। ये हाई फाई वर्ड दे दिए इनको अलग अलग नाम, यूटिलिटीज, ग्रोसरीज, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें, इसका जो रेट है बढ़ा है या कम हुआ है, ये इसका डेटा होता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जनवरी महीने में जो डेटा आया है सीपीआई का, ठीक है, जनवरी में सीपीआई का डेटा आया है, ज्यादा आया है, ठीक है, ज्यादा आया मतलब प्राइजेस हाइक कर चुकी है। तो आप चले जाते हो डीमार्ट, ठीक है, डीमार्ट में सारी चीजें महंगी हो गई। 5 रुपए की मैगी 15 रुपए में मिल रही है, 10 रुपए का साबुन 30 रुपए में मिल रहा है। तो ये जो हाइक हुआ है, ये सीपीआई के डेटा से आपको पता चल जाता है। तो एज अ कंज्यूमर आप क्या करोगे भाई, 15 रुपए की हो गई है मैगी, तो मैं क्या करूंगा, चलो मैं 4 ले रहा था तो अभी एक ही लूंगा, चलो एक या दो साबुन से मैं महीने भर के लिए काम चला लूंगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपने कम परचेज किया, सारी जो आपकी चीजें रोजमर्रा की चीजें कम स्पेंड किया, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमी में पैसा पुश नहीं होता। इकोनॉमी में पैसा पुश नहीं हुआ तो डॉलर के लिए अच्छा है या बुरा, बुरा है, राइट। अब फेब्रुवरी का डेटा आता है कि जो हाइक है, प्राइस के हाइक्स या सीपीआई का डेटा है वो कम आया, तो चीजें सस्ती हो गई। अब चीजें सस्ती हो गई तो आप सेम, 5 रुपए की मैगी 2 रुपए में मिल रही है, 10 रुपए का साबुन 5 रुपए में मिल रहा है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, अगले 3-4 महीने के लिए एक्स्ट्रा खरीद लेता हूँ, नहीं तो दोबारा प्राइस बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो आप क्या करते हो, ज्यादा स्पेंड करते हो। ज्यादा स्पेंड करोगे तो इकोनॉमी में भी ज्यादा पैसा पुश होगा और आपके करेंसी के लिए ये अच्छे न्यूज है, ठीक है। सो ये रही आपकी 3 मेजर न्यूज, इससे ज्यादा कोई मेजर न्यूज नहीं है, सिर्फ ये तीन ही है। सो गाइज यहाँ तक क्लियर है क्या, मुझे बता देना आप चैट में। ओके, ठीक है, मतलब मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताने का ट्राई किया है, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया मैंने। ठीक है, जीडीपी जीडीपी भी है, बट अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो नहीं है इतना। अनएम्प्लॉयमेंट न्यूज क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बता देता हूँ, ठीक है। चलो एक बार फिर से रिकैप ले लेते हैं, देन नेक्स्ट सेशन करते हैं। एफओएमसी होती है आपकी इंटरेस्ट रेट की न्यूज, ठीक है, इंटरेस्ट रेट। चलो आपको मैं यहाँ पर वेबसाइट पर ही दिखा देता हूँ। सो गाइज ये एक फॉरेक्स फैक्ट्री करके वेबसाइट है,
अगर आपको न्यूज देखना है तो इस वेबसाइट पर आप आ सकते हो, और यहाँ पर आपको सारी चीजें दी गई है, ठीक है, न्यूज रिलेटेड। अब एनएफपी कब थी? हाँ, 10 जनवरी को एनएफपी थी, राइट। तो यहाँ पर आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, येलो, रेड एंड ऑरेंज, तो येलो फोल्डर होता है लो इम्पैक्ट न्यूज, ऑरेंज होता है मीडियम इम्पैक्ट, और जो रेड फोल्डर है वो होता है हाई इम्पैक्ट न्यूज, ठीक है। तो जो रेड फोल्डर है वो मेजर न्यूज है। अब यहाँ पर एक और चीज दी है आपको फोल्डर जैसी, यहाँ पर आप आओ। अब यहाँ पर आपको दी गई है सारी इंफॉर्मेशन कि यूजुअल इफेक्ट क्या होता है। अब यहाँ पर दिया है एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो फोरकास्ट डेटा दिया है, ठीक है, और यहाँ पर दिया है एक्चुअल डेटा। मतलब ऐसा है कि ये जो एक्चुअल वाला कॉलम है, यहाँ पर डेटा फोरकास्ट से ज्यादा आता है। मतलब जो फोरकास्ट के कॉलम से अगर ज्यादा आता है तो ये करेंसी के लिए अच्छी न्यूज है, ठीक है, जैसे हुआ भी था। एनएफपी में क्या हुआ, 164 के डेटा आया था, मतलब फोरकास्ट था ये। और जो एक्चुअल डेटा प्रिंट हुआ 6 बजे, 6 नहीं 7 बजे, वो था 2,56,000, ठीक है। मतलब ये इससे ज्यादा ही था। मतलब ऐसा आप समझ लो कि 1 लाख से डेटा अच्छा आया था, पॉजिटिव आया था, तो गोल्ड सेल हुआ था, ठीक है। सो ये था डेटा। देन इसके बाद नेक्स्ट, आज क्या तारीख है? 14, ठीक है। आज यहाँ पर दिया है 7 बजे कोर पीपीआई आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर सेम, यहाँ पर इस फोल्डर में क्लिक करो। यूजुअल इफेक्ट क्या दिया? एक्चुअल ग्रेटर देन फॉरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी। मतलब फॉरकास्ट क्या दिया है? 0.2% दिया है। अब देखते हैं एक्चुअल डेटा क्या आता है 7 बजे जो प्रिंट होगा। अगर डेटा 0.3 आएगा तो ये करेंसी के लिए अच्छी न्यूज रहेगी। अगर 0.2 से कम आता है, जो है 0.1, तो ये करेंसी के लिए बुरी न्यूज है। अगर करेंसी के लिए डेटा अच्छा आता है तो बहुत से जो गोल्ड ट्रेड करते हैं हम, गोल्ड नीचे जाएगा, ठीक है। अगर करेंसी के लिए खराब डेटा है, अगर ये 0.1 आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, अगर ये 0.3 आएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, ठीक है। और जो ये इफेक्ट होता है गाइस, ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। ये पूरा ऐसा एक ज्यादा लंबा इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि एनएफपी 10 जनवरी, 10 जनवरी, ये देखो 7 बजे डेटा आया कि गोल्ड के लिए नेगेटिव डेटा है, तो देखो कितना सेल हुआ गोल्ड, यहाँ से सेल हुआ, फिर इसने दोबारा रिकवर कर लिया, ठीक है। अब आज देखेंगे कोर पीपीआई, इतनी वैसे अच्छी न्यूज नहीं है वो, फिर भी देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है। चलो, इसके बाद हम देखने वाले अभी कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होता है? तो गाइज, अभी मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि रेड कैंडल का ओपन, क्लोज, हाई, लो, ये सारी चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आगे, क्योंकि जो हमारी स्ट्रेटेजी है स्ट्रक्चर मार्किंग की, उसमें आपको बहुत से डाउट्स आ सकते हैं अगर आपका क्लियर नहीं है तो, ठीक है। ग्रीन, रेड या बेरिश एंड बुलिश। तो मैं कुछ कैंडल्स ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर। वैसे बहुत इजी है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं है गाइस, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको मैं एक ट्रिक भी बता दूंगा जो अपने मैं छोटे भाई को बताता हूँ। वो ऐसे है कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक और चीज क्लियर कर देता हूँ गाइस कि ये जो पतली सी लाइन दिखाई दे रही है ना, इसे बोलते हैं विक्स। अब इसके बेसिस पर
कैंडल में वॉल्यूम ज्यादा है या कम है वो डिसाइड नहीं होता है, कैंडल की जो बॉडी है उससे डिसाइड होता है कि कैंडल बड़ी है या कैंडल छोटी है। तो जो बुलिश कैंडल है, हमें नाम से ही पता चल जाता है कि भाई बुल बुल क्या करता है, नीचे की तरफ से सींग मारता है ऊपर की तरफ। तो इस लॉजिक को अगर हम देखेंगे कैंडल स्टिक में, तो ग्रीन कैंडल का जो ओपन है नीचे से होता है एंड क्लोजिंग कहाँ आती है, ऊपर की तरफ। सही है, चलो। और ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं हम विक्स। ठीक है, बहुत से लोग शैडो भी बोलते हैं, बुक्स में तो शैडो दी है, बट इतना हम टेक्निकली नहीं घुसेंगे, विक्स ही बोलते हैं इसे। सही है। विक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कैंडल का एक लो एंड किसी भी एक कैंडल का हाई, कि कहाँ तक एक हाईएस्ट पॉइंट लगाया है कैंडल ने। ठीक है, ये सेम बेरिश में ये उल्टा होगा, मतलब बेरिश रेड कैंडल है तो जो भालू होता है वो क्या करता है, ऊपर की तरफ से पंजा मारता है नीचे की तरफ। तो जो रेड कैंडल है इसका ओपन ऊपर की तरफ से होगा एंड क्लोजिंग नीचे की तरफ। ठीक है, बॉटम में। सो ये जो आपका विक्स है सेम रहेगा, हाई तो हाई ही रहेगा एंड लो तो लो ही रहेगा। ठीक है, सो ग्रीन कैंडल की ओपनिंग नीचे की तरफ या बॉटम से, रेड कैंडल की ओपनिंग टॉप से या ऊपर से। ठीक है, अब ये जो मैंने तीन कैंडल्स बनाई है, तीन नहीं वैसे, ये जो मिडल कैंडल है रेड एंड ग्रीन, ये आपकी नॉर्मल साइज कैंडल होती है। ठीक है, इसको ऐसे ही सब छोड़ दो। ये जो फर्स्ट कैंडल है इसे हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, इवनिंग नहीं सॉरी मॉर्निंग स्टार। कोई भी बाइंग जोन पर अगर ये कैंडल आपको देखने को मिलती है तो ये आपका एक कंफर्मेशन कैंडल है, आप वहां से बाय उठा सकते हो। ठीक है, बहुत से लोग इसको शूटिंग स्टार भी बोलते हैं, डोजी भी बोलते हैं, बट गाइस इसको मॉर्निंग स्टार ही बोलते हैं हम, क्योंकि हमारे लिए मॉर्निंग स्टार ने ही काम किया है। ठीक है, आप कोई भी बोल सकते हो इसको, कुछ भी नामकरण दे दो इसको। ठीक है, देन इसके बाद आता है आपका रेड कलर में ही सेम, बट इसे हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। ये कोई भी सेलिंग जोन में मिलती है आपको सेल मार दो सीधा। और ये जो थर्ड कैंडल है, बड़ी कैंडल या बिग बार कैंडल या बिग साइज कैंडल, इसे हम बोलेंगे एंगल्फिंग, एंगल्फिंग कैंडल। अगर ये ग्रीन है तो बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं, अगर रेड है तो बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, सो ये क्लियर है गाइस कैंडल स्टिक का, मुझे बता दीजिए चैट में किसी को कुछ डाउट है क्या। जस्ट ये जो लॉजिक है ना कि ओपन एंड क्लोज, इसको बस ध्यान से समझ लीजिए बस, क्योंकि थर्ड कंडीशन नहीं, थर्ड लेक्चर में ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, चलो मैं चार्ट में भी दिखा देता हूँ। ठीक है, चलो अब लाइव मार्केट में ही देखते हैं 1 मिनट कैंडल में। हाँ ये देखो, अब ये एक रेड कैंडल ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ से ओपन हुई राइट, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, ये देखो ये इसका ओपन हो गया, ये जो विक लगी है ये हाई। ठीक है, हाँ ये देखो अभी करंट, हाँ ये देखो ये लो है, ब्रेक किया फिर से। चलो 24 सेकेंड वेट करते हैं, इसका ओपन यहाँ, ये देखो ये और नीचे जा रही है। अब ये डेटा प्रिंट हो रहा है, अब टाइम फ्रेम देखो अलग अलग होता है, बट फटाफट देखने के लिए मैंने 1 मिनट करके रखा है। ठीक है, 6 सेकेंड और नीचे पुश कर रही है प्राइस, ऐसा लग रहा है मैं कॉमेंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्लोज हुआ, इसका लो भी सेम है और क्लोजिंग भी सेम है क्योंकि विक ही नहीं है। अब ये कैंडल देखो ओपन हुई यहाँ पर, ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब ग्रीन कैंडल है। अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दिया कुछ इस तरीके से तो ये इसका क्लोज है। ठीक है, चलो इसको हम बाद में देखेंगे जब ये क्लोज होगी। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। और जो मैंने बेरिश एंगल्फिंग की बात की, ये देखो ये सेल जोन था मेरा, यहाँ पर एक रेड कलर की एंगल्फिंग कैंडल बनी, इसी को मैंने कंफर्मेशन की तरह लिया और यहाँ सेल किया।
ठीक है, चलो। सो इसके बाद हम देखेंगे रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? तो सबसे पहले चीज मैं क्लियर कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको कैपिटल चाहिए, चाहे वो कितना भी हो। आप एज अ बिगिनर मैं तो आपको $100 और $500, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा करने के लिए, क्योंकि जब आप नई नई स्ट्रैटेजी सीखते हो या कुछ बैक टेस्टिंग कर रहे हो तो भाई सस्ते में निपट जाओ। ठीक है, ज्यादा पैसा मार्केट को मत दो। जब आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड करोगे कि भाई मेरे लिए ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, तो आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस, कि भाई स्टॉप लॉस कितना निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब इस ट्रेड में क्या हुआ था, कहा गया ये, हाँ। अब यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था, ये देखो, ये इतना जोन था। ठीक है, ये पूरा सेलिंग का जोन है। अब अगर मार्केट इस हाई के ऊपर चला जाएगा तो मेरा जो सेल का ट्रेड है वो इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट चला ही जाता है तो ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, सो मेरा जो लेवल था इनवैलिड था। इसीलिए हम स्टॉप लॉस रखते हैं कि अगर आप ट्रेड में इंटर हो तो एक सर्टन लेवल या एक सर्टन प्राइस क्रॉस करने के बाद अगर आपका ट्रेड इनवैलिड हो रहा है या आपके उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है, तो वही ब्रोकर आपका ट्रेड कट कर देगा। जो भी लॉस रहेगा फिर वो तो लॉट साइज या आपके रिस्क के हिसाब से रहेगा। सो स्टॉप लॉस हर ट्रेड में अलग होता है। देन इसके बाद जो चीज आती है वो है रिस्क पर ट्रेड, कि आप एक ट्रेड के पीछे कितना अपने कैपिटल का रिस्क करते हो। चाहे वो 5% हो सकता है, 1% हो सकता है, 10% हो सकता है। अब इसमें भी सबको मैं क्लियरिटी दे देता हूँ कि मैंने बहुत देखा है कि $100 $500 पे ना लोग 1% या 2% रिस्क लेते। तो गाइज ये अगर आपका ना बड़ा कैपिटल है तो ठीक है, आप $100 के अकाउंट पर 1% रिस्क ले रहे हो। ठीक है, $1 का रिस्क ले रहे हो $1 बनाने के लिए, तो ये देखो भाई, अच्छी बात नहीं है। कितना ही आप रोज एक एक डॉलर निकालोगे, दो दो डॉलर निकालोगे, ट्रेडिंग कब करोगे, कमाओगे कब? ठीक है, सो इस पे थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा। $100 पे अगर $5 या $10 दिन का भी निकलता है तो ठीक है। ठीक है, इससे आप कंपाउंड भी करोगे और विड्रॉवल्स भी लोगे। अब सेम चीज अगर आप बड़े लॉट साइज बोल रहा हूं मैं भी, अकाउंट साइज पर अब $10,000 है और $1,000 है, मुझे बनाना है दोनों पे $100 का प्रॉफिट। तो 10,000 पर मुझे 1% रिस्क लेना है, तब जाकर मेरा $100 आराम से बनेगा। सेम चीज $10,000 पे, सॉरी 10,000 नहीं, $1,000 पर करूंगा तो कितना हो गया, ये 10% हो गया रिस्क, तब जाकर $100 बनेगा। ठीक है, सो रिस्क ये ऐसे काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया रिस्क पर ट्रेड का। बस इतना ही चाहिए आपको। फिर लॉट साइज के लिए अगर आपको दिक्कत आ रही है तो एक और वेबसाइट बताता हूँ मैं आपको। माई एफ एक्स बुक करके एक वेबसाइट है। ठीक है, आपको अगर लॉट साइज कैलकुलेट करना है या निकालना है अपने अकाउंट के हिसाब से, तो माई एफ एक्स बुक पर जाने के बाद एफ एक्स कैलकुलेटर पर आना है, पोजीशन साइज कैलकुलेटर में आना है। अब यहाँ पर आपको सारी चीज दी गई है। ठीक है, अब करेंसी पेयर जो भी आप करेंसी में या पेयर में ट्रेड करने वाले हो यहाँ पर आप डालो। अगर आप गोल्ड करते हो तो या तो आप यूरो यूएसडी सिलेक्ट करो या जीबीपी यूएसडी, क्योंकि गोल्ड का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अकाउंट साइज लेट्स सपोज $500 है। रिस्क, चलो 8% मैं रिस्क ले रहा हूँ एक ट्रेड के पीछे, ये जस्ट मैंने एक रैंडमली डाल दिया नंबर। और स्टॉप लॉस मेरा 30 पिप्स का है। ठीक है, सो इसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। $500 का रिस्क, 8% कितना हुआ, ये $40। ठीक है, 8% रिस्क $40 हो गया। 30
पिप के स्टॉप लॉस में मुझे इस $40 को करना है फिट। ठीक है, तो अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना निकल कर आता है? 30 पिप्स, 0.13 या 14 आएगा समथिंग, देखते। हाँ, ये देखो 0.13 आया। तो लॉट साइज देखो, 0. यहाँ पर 13 दिखाई गई है, और जो आपका रिस्क $40 का निकल कर आता है। ठीक है, सो ये एक चीज है। चलो गाइज, आप लोग मुझे बताओ कि आप एक ट्रेड के पीछे कितना रिस्क लेते हो, मतलब जो भी ट्रेडिंग कर रहा है वो। चैट में आप मुझे बता सकते हो। रिस्क परसेंटेज के हिसाब से बताओ, परसेंटेज के हिसाब से। 1%, 2%, ओके, 4% अकाउंट सीधा मार्जिन मोड, फुल मार्जिन मोड, सीधा सटोरिया मोड। 1%, 5, ठीक है ठीक है, हाँ चलेगा। एज अ बिगनर इससे ज्यादा तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, चलो, मतलब मॉडरेट रिस्क सभी ले रहे हैं। ओके, अच्छा, मैंने ना एक पीडीएफ भी बनाई है, पूरा उसमें मैंने $100 से लेकर $1,00,000 तक ये करके रखा है, लॉट साइजिंग। ठीक है, उसमें भी मैंने मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिस्क उस हिसाब से भी मैंने लॉट साइज निकाल के रखी है। तो जैसे ही सेशन खत्म हो जाएगा, मैं वो और बाइबल ऑफ कैंडल स्टिक और दूसरे क्लास का पीडीएफ वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, हाँ, और पिप्स एंड स्प्रेड, ओके, चलो बताता हूँ। सबसे पहले लेवरेज बता देता हूँ, बहुत से लोगों को डाउट है। देखो, लेवरेज होती है एक डबल एज स्वॉर्ड, ये आपके फेवर में भी काम करेगा या आपके अगेंस्ट भी। अब वो कैसे? अब सीधा सीधा आपको एक उदाहरण देता हूं मैं। अगर आपका $100 से लेकर $5,000 का अकाउंट है, ठीक है, अगर आपका इस रेंज के अंदर कैपिटल है, तो आपको 1:100 या 1:500 इतना आप रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है नहीं भाई, मैं तो बहुत बड़ा लॉट मार देता हूँ कभी कभी क्योंकि चुल मच जाती है इस न्यूज के वजह से, तो क्या करो, 1:100 ही रखो। ठीक है, और जिसका भी $5,000 के ऊपर अकाउंट है भाई, फिर आप कुछ भी रख सकते हो, 1:50 से लेके 1:अनलिमिटेड भी रखो। तो ये बड़ा रखने का रीजन क्या है और क्यों रखते हैं हम, या छोटा क्यों रखना है? देखो, अब क्या है ना, 1:100 अगर मैं $100 के अकाउंट पर रखता हूँ, तो एक सर्टन लिमिट तक ही मैं लॉट ले सकता हूँ। मतलब $100 पे 1:100, 0.05 तक ही मैं लॉट साइज ले सकता हूँ। ये ब्रोकर टू ब्रोकर डिपेंड करता है, और मैक्स समझ लो 0.10। ठीक है, अब अगर कोई बंदा है उसने रख दिया 1:अनलिमिटेड, 1:2000 या 1000, तो इससे क्या होगा कि वो बड़ा लॉट साइज ले पाएगा, बट ये आगे आपके अगेंस्ट भी काम कर सकता है। मतलब $100 पे आपने सीधा एक का लॉट मार दिया, तो एक के लॉट से अगर एक पॉइंट भी ऊपर होता है ना, तो आपके $100 बनते हैं। ठीक है, ये तो आपके फेवर में काम कर गया अगर चला गया आपके साइड में। बट सेम चीज अगर आपके अगेंस्ट भी एक टिप ऊपर नीचे होता है, तो आपका पूरा $100 का अकाउंट गायब। ठीक है, अकाउंट ब्लो। ठीक है, सो ये सारी चीजें मिस्टेक या जो रिवेंज ट्रेडिंग के टाइम करता है इंसान, इसीलिए ये होता है उसका ब्रेक। ठीक है, ये होता है उसका लॉक, उसको इन चीजों से ये दूर रखता है। ठीक है, तो मैंने एक रेंज बता दी है, $1 से $5,000, 1:100, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप सेफली ट्रेड करना चाहते हो, अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, तो 1:500 बस हो गया। और इससे ज्यादा ऊपर है तो कुछ भी रखो, फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी आप बड़े लॉट साइज ले सकते हो। ठीक है, पिप्स एंड स्प्रेड भी क्लियर करता हूँ।
अब यहाँ पर ही एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइस क्या है, 2674, ठीक है, राउंड फिगर ले लेते। 2674 पर मैंने दबाया एंट्री का बटन, ठीक है, सेल का बटन, ठीक है। और जो स्प्रेड होता है, स्प्रेड क्या होता है, ये आपके ब्रोकर का एक कमीशन लेने का एक जरिया होता है कि मैंने दबाया 2674 पर सेल, 2673.800 या 700 या 900 स्प्रेड के हिसाब से ये एंट्री होगी मेरी, ठीक है। तो ये जो 20 सेंट का या 20 या 200 का जो फर्क है, ये होता है आपका स्प्रेड, ठीक है। मैंने दबाया बाय 2000 पर, बट मेरी एंट्री कभी लगी 2000.500 पर, तो ये जो डिफरेंस होता है यही होता है आपका स्प्रेड, ठीक है। आई होप स्प्रेड क्लियर है सभी को। अब पिप्स, पिप्स का भी सेम है। अब मान लो 2000 से अगर मार्केट 2001 चला गया, तो ये जो $1 का मूव आया गोल्ड में, तो इसे हम बोलते हैं 10 पिप, ठीक है। $1 का मूव 10 पिप, $2 का मूव 20 पिप्स, $100 का मूव कितना हो गया, $100 का मूव हो गया 1000 पिप, $10 का मूव 100 पिप, ठीक है। ये तो गोल्ड के लिए हो गया। अब जो नॉर्मल करेंसी पेयर है, अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखो, सारे करेंसी पेयर में पॉइंट के बाद 5 डेसिमल है, 5 यूनिट्स है। अब यूरो जीबीपी अगर हम ले लेते हैं, ये देखो यहाँ पर प्राइस दिए 0.84130। अब पॉइंट के बाद ना जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं, ठीक है, 1 2 तीसरा, इसमें ही आपको पता चल जाता है। मतलब आप ऐसे समझो, जो थर्ड डिजिट है या मिडल डिजिट है, अगर 0.84100 चला गया, तो ये कितने पिप का मूव हो गया, 3 पिप का मूव, यूनिट, टेंस और 100, ठीक है। 0.84200 पर चला गया, तो ये कितने पिप का मूव है, 10 पिप का मूव है, ठीक है। ये क्लियर है गाइस, मुझे बताओ। यूरो जीबीपी का एग्जांपल, बाकी सब सेम ही है, ठीक है, ठीक है। चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ दोबारा। देखो, पिप्स और वगैरह ये हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वैसे ये ऑटोमेटिकली हो जाता है आपके ब्रोकर में, ठीक है। आपको बस क्या करना है कि पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 1 2 3, ठीक है, ये जो तीसरा डिजिट है, अगर 842 चला गया, तो ये कितने से कम हो गया, 10 से कम हो गया, ठीक है। 84100 चला गया, इस कितने से कम हो गया, 20 से कम हो गया, मतलब 20 पिप्स। 10843। चलो गाइज, आप लोग मुझे बताओ, 0.84500 चला गया, तो ये कितने पिप का मूव है, एंड 0.84300 से कितने पिप का मूव है, ये आप मुझे आंसर करो चैट में, ठीक है, तीनों का। 20 पिप, ठीक है, चलो इसका जवाब दो मुझे चैट में। ओके, मतलब क्लियर है सभी को। जो लास्ट है, लास्ट थर्ड वाला, उसका मुझे आंसर करो। ठीक है, 5, तो मतलब क्लियर है आपको। 15 नहीं, देखो 350 से 300, तो ये 5 का ही हुआ ना, ठीक है। चलो क्लियर है ये, अभी कैसे काउंट करते हैं, ठीक है गाइस। तो यही तक था हमारा सेशन
एक और चीज बताना रह गया आपको, एक फैक्ट बता देता हूँ कि वो क्या थी। एक सेकेंड। अब बहुत से लोगों को पता भी होगा और नहीं भी पता होगा, तो चलो देख लो एक बार। पुराने जमाने में ना लोग कैसे रिकॉर्ड रखते थे हर चीज का, मतलब एक प्रोडक्ट का। तो मान लो वो लोग ना एक ऐसा स्लेट लेते थे या चार्ट बनाते थे। अब वहां पर जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, और ये ऐसे प्राइस का चार्ट। अब हम सपोज कि 1 किलो चावल, ठीक है, 1 किलो चावल का जो रेट है थ्रू आउट द ईयर, कैसे ये लोग रिकॉर्ड रखते थे। अब जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ तो जनवरी महीने में जो भी भाव रहेगा या रेट रहेगा, ये हो गया आपका ओपनिंग प्राइस। ठीक है, दो यहाँ पर वो लोग डॉट मान देते थे। ठीक है, फिर ये थ्रू आउट द ईयर ऐसे कुछ ये लोग का हिसाब चलता था। मई में एकदम कम हो गया, लोवेस्ट आ गया, फिर जून में एकदम से बढ़ गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये जो डॉट्स बनाए थ्रू आउट द ईयर, ये मेरा रिकॉर्ड है कि 1 किलो चावल का जो रेट है पूरे साल में ये इस तरीके से होता है। तो जापानीज लोगों ने क्या किया, बस इन डॉट्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिला, टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट पैटर्न या चार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन, ये हो गया आपका हाई, ये बन जाता है आपका लो, एंड क्लोज यहाँ, क्लोज दिसंबर में। तो अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, तो कैंडल स्टिक भी ऐसे ही आया है। जापानीज लोगों ने दिमाग लगा के कैंडल स्टिक भी बना दिया। तो यहाँ पर कैंडल का भी सेम होता है, ओपन। इसको अगर यहाँ पर प्रिंट करते हैं तो ये ओपन हो गया, ये एक हाई हो गया। हाई कहाँ पर लगा है, 9 रुपए पर या 8 रुपए पर। लोवेस्ट 0। ओपन कहाँ पर हुआ है, 2 रुपए पर। और क्लोजिंग कहाँ पर आई है, 5 रुपए पर। ठीक है, तो ये थ्रू आउट द ईयर ऐसे ये लोग डेटा निकालते थे। ठीक है, क्लियर है इस चीज, किस किस के लिए ये नया था बताना मुझे जरा। ये वैसे बुक में दिया है वैसे। ठीक है, चलो चलो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, स्ट्रैटेजी का कोर पार्ट है। तो मेक श्योर बुक भी रीड करके आना। एंड हाँ, बस इतना ही। ठीक है, चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और मैंने देखा कि टाइम टेबल भी नहीं आया, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, चलो गाइज, ऑन अ गुड नोट, मुझे ये बैच बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत से लोग फट फट एकदम सीख जा रहे, फास्ट लर्नर हो आप। ठीक है, सो ऑन अ गुड नोट गाइज, एंड करते हैं सेशन को। मजा आया मुझे भी, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलो, बाय गाइज।